नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। एक ज्यादा बोलने वाला जज बेसुरे बाजे की तरह होता है। बेसुरा बाजा मतलब जो हमेशा बोलता तो रहता है लेकिन सुनने वालों को वो पसंद नहीं आता, और जब सुनने वालों को पसंद नहीं आता तो लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया आती है। जिस तरीके से अभी सीजीआई बीआर गवई के मामले में एक प्रतिक्रिया आई, पूरे देश ने खंडन किया। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक संस्था और वो भी सर्वोच्च संस्था के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की या जूता उछालने की उस प्रक्रिया को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो इसके लिए सीधे तौर से जिम्मेवार है सीजीआई बीआर गवई। अब इसको लेकर पूरे देश भर में एक टोली, जिसको हम कहते हैं, वो टोली जो है वो दलित कार्ड खेल रही है। और दलित कार्ड क्यों खेल रही है? क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दूसरा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, अगर उनके ऊपर विरोध में कुछ ऐसी कोई घटना होती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि जनता जो है वो नाराज है, आक्रोशित है। लेकिन जब सीजीआई की बारी आती है तो फिर ये लोग जो है वो दलित कार्ड खेलने लग जाते हैं कि दलित है। तो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए होती है। सरकारी बंगला होता है, गाड़ी होती है, सुरक्षा कर्मी होती है, लाव लश्कर होता है, सब कुछ होता है। तो फिर दलित क्या है? तो फिर जो है वो समझ में आता है कि दलित जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानसिकता है, जिससे ये लोग जो है वो बाहर नहीं आ पाते। मानसिकता क्यों है? दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, शोषित। तो क्या बीआर गवई जो है वो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं या शोषित है? आप उनके पिताजी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। संपन्न परिवार से थे, सांसद भी रहे, चुनाव भी लड़ा, सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि दलित नहीं कहना चाहिए। और अगर ऐसा दलित होना, इसी की परिभाषा अगर दलित है, तो फिर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो ये चाहेगा कि वो दलित हो। लेकिन चूंकि आरक्षण का खेल है तो वो चीजें सारी सामने आ जाती है। अब जब जिसको मैं बात कर रहा हूं कि ज्यादा बोलने वाला जज जो है वो बेसुरे बाजे की तरह होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो पूर्व सीजीआई मार्कंडे काटजू ने दिया है। और ये साफ तौर से सीजीआई जो अभी है बीआर गवई, उनके लिए नसीहत है। उन्होंने हवाला दिया है इंग्लैंड के पूर्व लॉर्ड चांसलर फ्रांसिस बेकन का। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की स्थिति को स्टडी करोगे तो वहां पर जज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, जरूरत पड़ने पर सवाल करते हैं। नहीं तो आप वहां के कोर्ट का माहौल देखोगे तो बिल्कुल शांत होता है, आप ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जज का काम होता है कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना और फैसला देना, ना कि टिक्का टिप्पणी करना। लेकिन भारत में लगातार जो है वो इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होती है। और जब धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो फिर इस तरीके की घटना होना स्वाभाविक है। इसलिए मार्कंडे काटजू ने एक पूरी नसीहत भरी जो है वो जजों को, एक जिसको कहें कि चेतावनी दी है। क्यों? और उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट में जज जो है उनको जितना कम हो सके उतना कम बोलना चाहिए। अब आप देखिए, एक याचिकाकर्ता, जो याचिकाकर्ता कोर्ट में जाता है और सिर्फ इसलिए जाता है कि जावरी मंदिर में जो भगवान विष्णु की मंदिर मूर्ति है उसकी गर्दन जो है वो है नहीं, खंडित है, तो उसको जो है वो वापस से, मतलब दूसरी मूर्ति लगाई जा सके, इसके लिए जो है वो याचिका लगाई गई थी। अब कोर्ट के सामने या तो उस याचिका को खारिज कर देना या फिर एक जो है वो गाइडलाइन दे देना। लेकिन जज साहब तो जज साहब है, क्योंकि वो माइलॉर्ड है, तो उन्होंने जो है वो जिस तरीके से टिप्पणी की
कि आप जो है वो उनके कट्टर भक्त है, तो आप जो है वो विष्णु भगवान से ही कहिए, वो कुछ क्यों नहीं करते। अब आप सोचकर देखिए, अगर यही टिप्पणी, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं तो अभी आपने देखा कि देश भर में एक टोली है, वो जो भी लोग जो है वो इस घटना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर का एक चलन चल रहा है। तो एफआईआर के उस चलन में उन लोगों ने कहीं भी जो है वो हिंसा भड़काने की कोशिश तो नहीं की, उन्होंने तो सवाल ही पूछा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वामपंथी विचारधारा वाले लोग सुबह से शाम तक गालियां देते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, तो क्या फिर राइट विंग वाले किसी जो पत्रकार है या कोई बुद्धिजीवी है, क्या उसको इतना अधिकार नहीं है कि वो न्यायपालिका की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल खड़े कर सके, उसके फैसलों पर बात कर सके। लेकिन इस देश में इस तरीके का जो है, अगर आप सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए जो है वो कोई भी प्रावधान नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि क्या, क्योंकि ये पहली घटना है, तो आप लोगों को ये लगेगा कि बी आर गवई ने जो है वो इसलिए स्टेटमेंट दिया है क्योंकि वो बौद्ध धर्म से आते हैं, उनका धर्मांतरण का चोला जो है उन्होंने पहले से ही ओढ़ रखा है, वो अंबेडकरवादी है, जिस तरीके का ये माहौल बनाया जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। इसी साल 2025 की मैं बात करता हूं, 2025 में पूर्व जस्टिस है रोहिंटन नरीमन। रोहिंटन नरीमन ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था, डिवाइन और बोवाइन। डिवाइन जो आपके जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ है, और बोवाइन जो गाय से जुड़ा हुआ है। और गाय को हिंदू धर्म में जिस पवित्रता के साथ देखा जाता है, तो यहां पर जो है वो जो स्टेटमेंट था डिवाइन और बोवाइन इंटरवेंशन, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। और अगर कोई जज जो है, जस्टिस है, वो इस तरीके की टिप्पणी करता है, मौखिक टिप्पणी करता है, तो आखिर वो फैसले का लिखित में हिस्सा क्यों नहीं होती। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर लिखित में फैसले में वो चीज आ जाएगी तो फिर वो हमेशा के लिए या इनके खिलाफ जो है वो अवमानना का इनके खिलाफ भी केस चल सकता है। उस प्रक्रिया से बचने के लिए सिर्फ जो है वो मौखिक टिप्पणी की जाती है। और ये टिप्पणी जो है वो किसके ऊपर की गई, ये टिप्पणी गई राम मंदिर के फैसले पर, जिससे जुड़े हुए कौन थे, चंद्रचूड़ सिंह और दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनको जो है वो आस्था के हिसाब से जो है वो उन्होंने फैसला दिया, तो इसके खिलाफ जो है वो ये टिप्पणी की गई थी। तो क्या इस टिप्पणी की इस देश को जरूरत थी? क्या जस्टिस साहब को इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए थी? इसके अलावा 2022 में जस्टिस सूर्यकांत और जेपी पारदीवाला, मामला था नुपुर शर्मा ने हदीस को लेकर एक जो है वो कोट किया था मीडिया चैनल के ऊपर। उसके बाद में जो है वो समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हुई, और समुदाय विशेष की भावनाओं से ज्यादा आहत हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस सूर्यकांत और जेपी पारदीवाला ने जो वर्ड यूज किया वो वर्ड था लूज टंग। और ट्रायल शुरू होने से पहले ही नुपुर शर्मा को दोषी करार दे दिया कि उदयपुर में जो कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ है उसके लिए जिम्मेवार है नुपुर शर्मा। आप देखिए, क्या यह फैसले का हिस्सा था? क्या नुपुर शर्मा जो है वो उसमें दोषी साबित हो गई थी? तो क्या इसमें मौखिक टिप्पणी से कोर्ट को बचना नहीं चाहिए था? और उसके बाद में नुपुर शर्मा जो लगातार जो है वो अपने ही घर में कैद रही, तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप सोचकर देखिए। और जो सरतन से जुदा है, जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, वो जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला होता है। लेकिन अगर हम कुछ बोलते हैं या हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से कोई स्टेटमेंट आता है, तो फिर वो जो है वो सौहार्द बिगाड़ने वाला मामला लगता है कोर्ट की प्रक्रिया को। इसके अलावा 2008 दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा था एमएफ हुसैन का। एमएफ हुसैन का तो जानते ही हो, देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने नग्न पेंटिंग बनाई थी, चित्र बनाए थे। उसको लेकर हालांकि एमएफ हुसैन को बाद में जो है वो देश छोड़ना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। लेकिन जब शिकायतकर्ता उसकी याचिका लेकर कोर्ट में गए, तो कोर्ट की टिप्पणी थी कि आप प्यूरिटिज्म का शिकार हो। प्यूरिटिज्म का मतलब कट्टर नैतिकता वाला। अब आप सोचकर देखिए
किसी धर्म के देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाते हैं और कोर्ट की जो टिप्पणी है वो किस तरीके की है, और इससे क्या शिकायतकर्ता की सोच जो है वो प्यूरिटिज्म से जुड़ जाती है। इसके अलावा 2002 में गुजरात के दंगे होते हैं और 2003 और 2004 में कोर्ट की जो टिप्पणियां होती है, क्योंकि उस वक्त कोर्ट ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। अब मैं आपको एक टिप्पणी बताता हूं गुजरात दंगे को लेकर। गुजरात दंगे को लेकर कोर्ट की टिप्पणी थी मॉडर्न डे नीरोज। क्या इसकी आवश्यकता थी 2004 में कोर्ट की? और उससे भी बड़ा सवाल है कि जो आरोपी बनाए थे उस वक्त तत्कालीन जो, क्योंकि यूपीए 2 की सरकार थी बाद में, क्या वो लोग दोषी करार हुए या फिर उनको बरी कर दिया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट नहीं मिली? तो क्लीन चिट अगर नरेंद्र मोदी जो है वो उसमें दोषी पाए ही नहीं गए, तो कोर्ट की ये टिप्पणी जो है वो मॉडर्न डे नीरोज का मतलब अगर आपको पता हो तो आप सर्च करना गूगल पे, ये जो है वो रोमन साम्राज्य के नीरो से तुलना की थी। और नीरो का मतलब जिसको आप देखोगे तो शहर जो है वो जल रहा है और वो चुपचाप जो है वो देख रहा है, बच्चे मर रहे हैं, जल रहे हैं, लोग जो है वो दंगे कर रहे हैं लंबे समय तक। तो कभी आप रोमन सम्राट नीरो को देख पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और उसकी तुलना की जाती है नरेंद्र मोदी के साथ। तो क्या ये कोर्ट को इससे बचना नहीं चाहिए था? और उससे भी बड़ी बात यह थी कि ये जो टिप्पणी थी ये मौखिक टिप्पणी थी। और फिर उसके बाद में एक और जो है वो 2003 में जो है वो टिप्पणी आई थी, और वो थी गुजरात सरकार को लेकर। तो गुजरात सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी, जिनको नेक्सस तक करार दे दिया था इसी हमारी न्यायिक व्यवस्था ने। तो न्यायिक व्यवस्था का दोगलापन वो साफ तौर से दिखाई देता है। एक नहीं, हम बहुत सारे मुद्दों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ और चीजें मैंने निकाली है ताकि आपके लिए जो है वो कुछ फैक्ट्स हो। क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी, हमें धर्मनिरपेक्षता का जो है वो जन्म घुट्टी हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए हम भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं और फिर हम गंगा जमुनी तहजीब का शिकार भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी सहनशीलता का जिस तरीके से धैर्य का जो है वो फायदा उठाया जाता है। तो मुझे लगता है कुछ फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए कि आखिर इस देश में अकेले सीजेआई बीआर गवई नहीं, और भी बहुत सारे जो है वो जस्टिस हुए हैं जो मौखिक टिप्पणियां करते हैं शिकायतकर्ताओं को, जिसका कि अधिकार और कहीं भी आप जो है वो संविधान में उल्लेख नहीं है। और इसके अलावा जहां सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब हिंदुओं से रिलेटेड कोई याचिका पीआईएल फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उनको हाईकोर्ट का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दूसरे धर्म के लोग जब ये इसी तरीके की याचिका या देश विरोधी कोई याचिका जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको हाईकोर्ट के बजाय जो है वो तुरंत एक तारीख देता है। कारण क्या है? कारण यह है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों का प्रभाव। तो अभिषेक मनु सिंघवी का 2012 का वो कांड आप जो है वो एक बार रिसर्च करके देखें। जिस तरीके से वो महिला को बोलते हुए दिखाई देते हैं, फिर जो है वो उनको तो जज नहीं बनाया जाता, लेकिन शायद उनके भाई को या पति को जो है वो जज बना दिया जाता है। अब आप सोचकर देखिए। और कपिल सिब्बल, जबकि संविधान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब संविधान को बचाने वाला, तो संविधान यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सैलरी लेता है, अगर वो एमएलए एमपी है और अगर उसकी सैलरी स्लिप आती है तो वो वकालत नहीं कर सकता है। इसका संविधान में बकायदा उल्लेख है। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों राज्यसभा के सांसद है, तो किस हैसियत से वो वकालत कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह पता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई नहीं देता है? लेकिन जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, ये उस सिस्टम की जो है वो नस्लें हैं। और जब तक ये सिस्टम, ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है, ये टूटेगा नहीं, तब तक ये नस्लें जो है वो इसी तरीके की काम जो है वो करती रहेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।